बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो एक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, और ये कन्फ्यूजन जानबूझकर फैलाई जा रही है अरशद शरीफ साहब के बारे में, साबिर शाकिर साहब के बारे में, मुईद पीरज़ादा साहब के बारे में भी, दीगर बहुत सारे सहाफ़ियों के बारे में, इवन मेरे बारे में भी। वो ये फैलाई जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब कहा कि शरीफ ख़ानदान चोर है, डाकू है, या आसिफ अली जरदारी है, इनके साथी चोर और डाकू हैं, तो आपने एस्टेब्लिशमेंट पे यकीन कर लिया, और बाद में साबित हुआ कि वो चोर और डाकू नहीं है। और ये इस किस्म का चीज़ है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आप कठपुतली की तरह चले और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। मैं ज़रा आपको क्लियर कर देता हूँ, अरशद शरीफ एक शानदार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। साबिर शाकिर साहब की सहाफ़त का आप सबको पता है, बाकी सब दोस्तों का भी आइडिया है। मुझे खुद अपने आप को कायल करने में बहुत लंबा टाइम लगा था, इस बात पर कायल करने में कि वाकई ये चोर और डाकू हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे, बेशक वो डॉक्यूमेंट्स हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग या दीगर इदारों के अंदर जाकर हम वहाँ से हासिल करते थे, हम उन्हें काउंटर चेक भी करते थे, हम केसेस को भी देख रहे थे, सवालात भी पूछते थे। जब जवाबात नहीं आ रहे थे, इवन ये जो सहाफ़ी आजकल ये वाला बयानियाँ फैला रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सिर्फ शरीफ ख़ानदान को चोर और डाकू कहा गया है, इनके अपने पूछे हुए सवालात का जवाब भी शरीफ ख़ानदान या आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे ही नहीं देते जवाब। तो ये जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है या मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो लोग इनके अपने सवालात का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, आज तक नहीं दे पा रहे हैं। अदालतों से इनको बाकायदा सजाएं हुई हैं। NRO 2 अगर ये हासिल ना करते, कानून को तब्दील ना करते, तो ये नहीं बचते। कानून को तब्दील करने के बाद इन्होंने अपनी खाल बचाई है, अपना माल बचाया है, और इक़्तिदार को हासिल किया है एक डील के ज़रिए से। बूट पॉलिश वाली डील जो शुरू हुई गुज़िश्ता साल, वो इस साल मुकम्मल हो गई। तकरीबन 6 से 8 महीने इन्होंने बड़ी शानदार मेहनत की और ये इक़्तिदार हासिल किया है। तो बात यह है कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की इतनी बात मानते थे, या हम एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचने वाले थे, हम सारे लोग जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट अभी भी नचा ले। जैसे वो कल हमें कायल कर लिया था उन्होंने बगैर सबूतों के, अगर अभी भी कर ले। अगर कल उन्होंने देखें, कल भी जब एस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो ताकतवर हल्के हैं उनके पास कुछ सबूत मौजूद थे और हमने वो देखे थे और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की थी और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये वाकई मुल्क के खिलाफ है और ये मुल्क को लूट रहे हैं। तो ये हमारी अपनी दानिश में, अपनी जर्नलिज्म के जरिए से हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, और बहुत सारे सहाफ़ी और भी थे जो इस नतीजे पर पहुंच गए थे। लेकिन हुआ क्या, जब एस्टेब्लिशमेंट को मना लिया इन पोलिटिकल पार्टीज़ ने, इस माफिया ने जब एस्टेब्लिशमेंट को मना लिया, तो फिर इसी माफिया ने उन सहाफ़ियों को भी बना लिया। लेकिन हमें नहीं बना पाए, ना हमें ये माफिया बना सका, ना हमें एस्टेब्लिशमेंट बना सकी। मिसाल के तौर पे अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के खिलाफ, तो एस्टेब्लिशमेंट हमें इस्तेमाल कर ले इमरान खान के खिलाफ, कर ले ना, ले आए वैसे ही सबूत, ले आए वैसी ही चीज़ें। यानी मैंने तो सवाल किया, जो ताकतवर लोग मुझे मिले, कि क्या इमरान खान करप्ट है? जवाब था नहीं। क्या इमरान खान के खिलाफ आपके पास कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं? जवाब था नहीं। मैंने कहा इमरान खान कोई मुल्क का दुश्मन है? जवाब था नहीं। इमरान खान गद्दार है? जवाब था नहीं। इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की है? जवाब था नहीं। मामला क्या था कि इमरान खान सूट नहीं कर रहा था कुछ चीज़ों में, कुछ बातें जो वो नहीं मान रहा था। इस बुनियाद के ऊपर यह मामला ख़राब हो जाता है। ना वो करप्ट है, ना बेईमान है, ना मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, ना गद्दार है, ना बागी है, ना मुल्क के खिलाफ है। तो मसला क्या है? बाकियों के खिलाफ तो बहुत सारे सबूत मौजूद थे जिनको हमने वेरीफाई किया, हमने इदारों में जाकर देखा, इवन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे और फिर हम खड़े हो गए, डट गए। लेकिन बाद में इदारों ने जब NRO दे दिया और डील कर ली, तो हमने डील नहीं की। लेकिन इदारों के साथ साथ बहुत सारे सहाफ़ी भी साथ मिल गए, और अब वो सवाल उठाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहकर नवाज शरीफ को गंदा किया था, एक्चुअली कसूर एस्टेब्लिशमेंट का था। नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट अभी इमरान खान को भी गंदा कर दे ना, उसी तरह ले आए सबूत हमारे पास, हमें दोबारा कायल कर दे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। वजह यह है कि इस किस्म की चीजें जो उस माफिया के खिलाफ निकली थी, या वो रवायती पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के केसेस निकले थे, उस तरह की कोई चीज, यानी एक घड़ी निकाली है और वो भी इमरान खान ने कानून के मुताबिक ली हुई है, कोई चीज ये नहीं निकाल सके। ये है जनाब इसका जवाब। इमरान खान साहब ने आज एक और बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पुलिस हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है?
यानी इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस की इस वक्त सूरत हाल है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, FC वाले ठहरे हुए हैं। मैं खुद मिला था उन्हें जाकर, बेचारे बहुत परेशान हैं, बल्कि मेरी मदद कर रहे थे जब अरशद भाई का नमाज जनाजा हो रहा था फैसल मस्जिद में। काशिफ अब्बासी साहब, मैं वहाँ पे, अब बाकी दोस्त मौजूद थे, मालिक साहब, हम सब जब कोई काम कहते थे FC वालों से कहते थे, वो बड़ी मदद कर रहे थे वहाँ पे हमारी। जिनकी ड्यूटी लगी थी वो भी, और जिनकी ड्यूटी नहीं थी वो भी मदद कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने भी हमारी बड़ी मदद की थी उस दिन। तो FC के जो एहलकार हैं वो सारे के सारे फैसल मस्जिद में ठहरे हुए, लेकिन जो सिंध से आने वाले एहलकार हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक रखा जा रहा है। जो एहलकार सिंध से हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहे हैं, उनको खैमों के अंदर रखा गया है, और सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है। सिंध में उतनी सर्दी भी नहीं होती और वो उस तरह के मौसम के आदी भी नहीं है, उनमें से कुछ बीमार भी हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इंसानियत की नज़र से देखिए, वो इंसान पहले हैं, पुलिस वाले बाद में हैं। उनका ख्याल रखिए, उनके खाने पीने का, उनकी अद्वियात का, उनकी रिहाइश का ख्याल रखना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिनके पास वो मेहमान के तौर पे आए। तो पुलिस जो है वो 14-15 हज़ार की पुलिस है टोटल, जो फोर्स मिला लें अगर सिंध की भी, इस्लामाबाद की भी, उसके साथ अब FC और रेंजर्स ये सब मिला लें तो 14-15 हज़ार की कैपेसिटी है। और इस्लामाबाद में 7 रस्ते आ रहे हैं। हर रस्ते के लिए अगर आप एवरेज भी निकालें तो 2-2.5 हज़ार बंदे से ज़्यादा वहाँ पे खड़े नहीं किए जा सकते। अब अगर लाखों की तादाद में कारकुन आते हैं और वो एंगेज करते हैं तो क्या पुलिस लगातार ड्यूटी दे सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बात यह है कि अगर लोग ताज़ा दम आते हैं और बाहर आकर बैठ जाते हैं तो पुलिस कितने दिन ड्यूटी दे सकती है? लगभग कई हफ्ते हो गए हैं पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद है, FC इस्लामाबाद में मौजूद है, वैसे ही उनकी हालत पतली है। कई लोग खुले आसमान के नीचे हैं, मस्जिद के अंदर भी हैं तो वहाँ पे भी ठंड है, वो बड़ी मुश्किल से बेचारे गुजारा कर रहे हैं। तो इस पुलिस के लिए, इस फोर्स के लिए बड़े इम्तिहान है। अभी तो बड़े इम्तिहान ये है कि वहाँ पे मज़ीद चंद दिन, इनको लगभग 10 दिन अभी और लग जाएंगे लॉन्ग मार्च को आने में, वो इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये बड़ी टफ चीज़ है। और इमरान खान साहब का इस मौके पर ये क्लेम आना कि पुलिस हमारे साथ मिल जाएगी जिस वक्त हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नया पत्ता चलने की कोशिश की है, FIA ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है साइफर ऑडियो लीक्स में और ममनुआ फंडिंग केस के अंदर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब अब जा पाएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च के साथ साथ चल रहे हैं। 2 नवंबर को दिन 12 बजे उनको तलब किया गया है, और असद उमर साहब को भी तलब किया गया है, इमरान खान साहब को भी, और शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 नवंबर के लिए तलब किया है, असद उमर साहब 2 नवंबर को। बहुत मुमकिन है इनको गिरफ्तार करने की एक साजिश हो, कोशिश हो, लेकिन इस मरतबा ये हजरात पेश नहीं होंगे और बाद में अदालत से रुजू करेंगे। जो भी मामला होगा उसको बाद में देखा जाएगा। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के बारे में इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और फॉरेन मीडिया को भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं बार बार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च के मकसद के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि मार्च शफाफ, इंतखाबात और इंसाफ के लिए है। इंसाफ इंसानों को आज़ादी देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती और ताकतवर और कमज़ोर को बराबर करके माशरे को आज़ाद किया जा सकता है। यहाँ ताकतवर डाकू चोरी करे तो NRO और कमज़ोर बेचारा जेल में जाता है। ये इंसाफ की तहरीक का तसलसल है जो हम कर रहे हैं। हुकूमत अगर इलेक्शन की तारीख देती है, ये नहीं कि मार्च अप्रैल की तारीख दे दे, इंतखाबात अब भी करवाएं। अच्छा, ये मैक्सिमस पोजीशन है। मेरे ख्याल में इंतखाबात मार्च अप्रैल तक ही होंगे, या हो सकता है मार्च फरवरी तक हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब भी उनको तारीख दी जाए। ये हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती तो अब करेगी। देखिए, पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आर्मी चीफ को तैनात किया जाए, तो आर्मी चीफ की तैनाती तो ये हुकूमत करेगी। और इस हुकूमत को लगता है कि ये बनी भी इसीलिए है और इसको बनाया भी इसीलिए गया है। तो आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इमरान खान साहब जो है वो, ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और फिर इलेक्शन की तरफ जाए, तो फरवरी के एंड पे, मार्च में या अप्रैल में यहाँ कहीं इलेक्शन हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब अपने मैक्सिमस पोजीशन के ऊपर ये आ रहे हैं। ज़्यादा आप डिमांड करते हैं ना, फिर आपको नेगोशिएशन में उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो हो सकता है कि हुकूमत शुरू हो, नहीं जी हम मई में या जून में करवा लेंगे या बजट के बाद करवा लेंगे, और इमरान खान साहब कहें नहीं जी नहीं आप अभी करवाएं, तो फिर बीच का कोई रास्ता निकले। ये मुमकिन है, बाद में ये हो सकता है। लेकिन एक खबर मैं आपको देता हूँ, और ये बड़ी खबर है। खबर की तफसील मैंने निकाली है और उसकी हमने थोड़ी सी रिसर्च की है।
हुकूमत ने आईएमएफ की जो शर्त है वो पूरी कर दी है। पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 50 रुपए कर दी गई है। यानी 1 नवंबर से हुकूमत ने पेट्रोल पर पीडीएल की मद में 2.74 का इजाफा किया है, लेकिन पेट्रोल की कीमत वहीं पे रखी गई है 225 रुपए की। अब क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम हो रही है, तो हुकूमत उसको कम नहीं कर रही, बल्कि वो ये कर रही है कि यहां पे कीमत को वही रोक रही है और वो रिलीफ जो आना है वो पब्लिक को नहीं दे रही। मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं, ये हमने आज निकाला है इसका परसेंटेज के अंदर, आप इसको देख लीजिए गौर से, आपको सब समझ आ जाएगी। आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है ये लगभग 87-88 डॉलर की है फी बैरल। 87-88 डॉलर फी बैरल, ये आलमी मंडी में इस वक्त की कीमत है। 7 मार्च को इमरान खान साहब के खिलाफ 8 मार्च को पेश किया गया था तहरीक अदम एतमाद, तो 7 मार्च को इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो 123 डॉलर तक जो है वो ब्रेंट चला गया था, 123 डॉलर तक। इस वक्त जो है वो 88-87 डॉलर, बाद औक़ात इससे कम भी हो रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज के अंदर निकालें ना, तो पेट्रोल की कीमत में जो इस वक्त कमी हुई है वो लगभग 29 से यानी 28.5 से 30% के दरमियान हुई है। यानी अगर ज़्यादा थोड़ी सी कम हो जाए कीमत तो 30%, 32% कम हो जाती है इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको आज की बताऊं तो लगभग 29% कम हुई है पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में इमरान खान के दौर के मुकाबले में। 29% कीमत वहां पे कम हो गई, तो होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान में भी 29% कीमत कम हो जाती इमरान खान के पेट्रोल के मुकाबले में। लेकिन 29% कम होने की बजाय 50% कीमत को बढ़ा दिया गया। जब 50% कीमत को बढ़ाया गया, कैसे? 150 रुपए का इमरान खान साहब दे रहे थे, 225 रुपए का ये हुकूमत दे रही है, 75 रुपए का इजाफा हुआ तो 50% सीधा सीधा बढ़ गया। तो जब ये 50% बढ़ गया, 50% बढ़ा दिया 29% कम करने की बजाय, तो ये 79% बनता है। लगभग 80% पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने, और आईएमएफ की सारी शराइत इन्होंने मान ली है। उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है। महंगाई की जो शरह है वो इस महीने की अक्टूबर की मैं आपको बता देता हूं कि जो अक्टूबर में महंगाई की शरह है वो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 26.6% तक पहुंच गई है। मैं कुछ चीज़ों को आपको बता देता हूं। ट्रांसपोर्ट का जो इजाफा हुआ है वो 54% तक का इजाफा हुआ है। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनमें 70% का इजाफा हुआ है। अल्कोहल वाले मशरूबात या तंबाकू, उसमें 35% का इजाफा हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल्स में 30% का इजाफा हुआ है। वो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती उनमें 31% का इजाफा हुआ है। घरेलू सामान की जो मरम्मत होती है या फर्निशिंग होती है उसमें 28% तक का इजाफा हुआ है। और जो दीगर खिदमात और मुख्तलिफ चीज़ें आप मार्केट से लेते हैं उनमें 22.3% का इजाफा हुआ है। तफरीह के जो मामला हैं, अगर आप तफरीह करना चाहते हैं बच्चों के साथ तो उसमें, या अपनी फैमिली के साथ, तो वो उसमें 24% का इजाफा हुआ है। कपड़ों और जूतों की कीमत में 18.28% का इजाफा हुआ है। सेहत की जो सहूलियात शहरियों को मिलती हैं उनमें 16.25% तक का इजाफा हुआ है, 16.23%। तालीम के अखराजात में 11% तक का इजाफा हुआ है। मवासलात में 1.5% तक का इजाफा हुआ है। हाउसिंग और यूटिलिटीज़ में 12% तक का इजाफा हुआ है। ये महंगाई बढ़ी है इस महीने में, और लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। अरशद शरीफ साहब के केस के अंदर एक और डेवलपमेंट है। ना सिर्फ पीटीआई ने एक मुतालबा किया है, पीटीआई ने कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन जर्नलिस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया है। जबकि सहाफ़ती तंजीमों ने भी हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है अरशद शरीफ साहब की वालदा के बयान के बाद। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान ने कहा कि अरशद शरीफ कई मरतबा खतरात का इजहार कर चुके थे। मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है ARY पर इल्ज़ामात लगाती रही है। बाकी तंजीमें भी यही कह रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें अरशद शरीफ साहब को ख़तरा किससे था? अगर उन्हें ख़तरा गैर रियासती अनासर से होता, वो अनासर जिनका रियासत से ताल्लुक़ नहीं है, अगर उन्हें ख़तरा गैर रियासती अनासर से होता तो वो रियासत से रुजू करते। यानी अरशद शरीफ वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने रियासती इदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दी की पूरी जंग को कवर किया है।
उस वक्त उनको बहुत थ्रेट थे गैर रियासती अनासर से, तो उस वक्त वो रियासत की प्रोटेक्शन में थे और वो पाकिस्तान छोड़ने पर कभी मजबूर नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि रियासत उनको प्रोटेक्ट करेगी, रियासत उनका ख्याल रखेगी। इस मरतबा अरशद शरीफ को पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा, रियासत पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाना पड़ा कि उनको गैर रियासती अनासर से खतरा नहीं था, उनको पाकिस्तान की रियासती अनासर से खतरा था। रियासती अनासर से खतरा होने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को छोड़ा और यूएई की रियासत में चले गए। उन्हीं मुबैना तौर पे रियासती अनासर ने उनको यूएई से भी निकलवाया। तो जो खतरा था वो हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकारों से था। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मुझे भी खतरा उन्हीं से है, साबिर शाकिर भाई को भी खतरा उन्हीं से है, जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं वो भी अपना खतरा उन्हीं से महसूस करते हैं, बाकी सब लोग भी जो लोग इस खतरे में हैं। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।